जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एजुकेशन का 104 कोर्स कोड 104 देखा था और उसका अब अगला पार्ट देखेंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। एजुकेशन कोर्स कोड 105 देखेंगे इसमें, जो उसका अगला पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के लक्ष्यों में प्रमुख है। तो आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षा के लक्ष्यों में जो प्रमुख है वो क्या है। तो शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच, जो सार्वजनिक पहुंच है वह शिक्षा तक होनी चाहिए। यही क्या है, शिक्षा के लक्ष्यों में प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, न कि शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का वैश्वीकरण, ये सभी उतने प्रमुख नहीं है जितने शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। यही शिक्षा का क्या है, मुख्य लक्ष्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में पहुंच का उद्देश्य है। शिक्षा में जो पहुंच का उद्देश्य है वो किस बात से उद्देश्य है। तो वो है सकल नामांकन अनुपात में 30% को सुनिश्चित करना। 30% को सुनिश्चित करना, ये क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहुंच की समस्या में सामाजिक स्थिति की समस्या आधारित है। पहुंच की समस्या में सामाजिक स्थिति की समस्या आधारित है, तो वह किस पर आधारित है दोस्तों। तो वह है सामाजिक स्थिति, धार्मिकता, भौतिकता एवं सार्वधर्मपरायणता पर भी, और जाति व्यवस्था पर, विभिन्न संस्कृतियों पर। तो ये सारे चीज़ों पर क्या है, हमारा सामाजिक स्थिति यानी कि जो पहुंच है वो सारे इस पर निर्भर हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है सभी पर हमारे क्या है, निर्भर हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के लक्ष्यों तक पहुंचने में प्रमुख कारणों में है। तो शिक्षा के लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो उसके लक्ष्यों के तक पहुंचने में प्रमुख कारण है आर्थिक स्थिति। जो आर्थिक स्थिति होती है ना दोस्तों, वो शिक्षा के लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रमुख कारण है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के लक्ष्यों को पहुंचने से दूर करता है। जो शिक्षा के लक्ष्यों को पहुंच से दूर करता है वह है सरकारी नीतियों का सफल क्रियान्वयन न होना। ठीक है दोस्तों, सरकारी नीतियों का सफल क्रियान्वयन न होना। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक समानता का पर्याय है। तो शैक्षिक समानता का पर्याय है शिक्षा में समानता। क्या है, शिक्षा में समानता। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में जुड़ा है। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से जुड़ा है तो शिक्षा में समानता। क्या दोस्तों, शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता के आयाम हैं, आपको बताना है। जो शिक्षा की समानता में आयाम है वो क्या है दोस्तों, निष्पक्षता और समावेशन। निष्पक्षता और समावेशन जो है वह शिक्षा की समानता का आयाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक इक्विटी का उद्देश्य है। शैक्षिक इक्विटी का उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करना। क्या है, स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक समानता में चुनौतियाँ हैं। शैक्षिक समानता में चुनौतियाँ हैं तो आयु और वर्ग। ठीक है, शिक्षा की लागत, शिक्षा में नस्लीय भेदभाव, शिक्षा के लैंगिक समानता, ये सभी, यानी कि ये सभी जो हैं हमारे क्या है, शैक्षिक समानता की चुनौतियां हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22। याद रखिएगा दोस्तों, 22 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुभाषावाद है। आपको बताना है बहुभाषावाद है तो सभी भाषाएं बहुभाषा भाषाएं नहीं होती हैं। एक से अधिक भाषाओं का उपयोग, एक से अधिक भाषाओं का उपयोग ही क्या होता है, हमारा बहुभाषावाद होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुभाषावाद का प्रमुख स्रोत है। तो बहुभाषावाद का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तकनीकी। जो बहुभाषावाद है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, तकनीकी ही क्या है, उसका प्रमुख स्रोत है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्या है। तो आपको बताना है बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्या क्या है। तो वह समस्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें जो हमारा अ, ब, स तीनों हमारे समस्याएं हैं, अर्थात हमारा द सही होगा कि ये सभी समस्याएं क्या हैं, हमारे बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। जैसे भाषा का मूल्य रूप से नष्ट होना, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होना, भाषा की दुर्लभता। तो ये सभी हमारे क्या हैं, बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्या है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद की समस्या से निकलने हेतु प्रयासों में सम्मिलित है। तो बहुभाषावाद से समस्या से निकलने हेतु प्रयासों में सम्मिलित है। तो ये सभी जो हैं हमारे क्या है, भाषा में प्रयासों में सम्मिलित है। जैसे भाषा और इनकी संरचना संबंधी जागरूकता। ठीक है, ये भी मॉडल कक्षाओं का निर्माण, विद्यालय में मृदभाषी और प्रथाओं के मूल्य को बनाना। तो ये भी हमारे क्या हैं, बहुभाषावाद की समस्या से निकलने हेतु प्रयासों में सम्मिलित हैं। तो हमारे क्या होंगे, सारे ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामूहिक शिक्षण के लिए आवश्यक है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सामूहिक शिक्षण होता है उसके लिए क्या आवश्यक है।
तो आपको पता होगा पाठ्य पुस्तकों की सरल भाषा, क्या जो पाठ्य पुस्तक होंगे उनकी भाषाएं जो हों वो सरल हो, ताकि उस बच्चे को समझ में आए, उस व्यक्ति को समझ आए जो पढ़े, और वो आसानी से उन बच्चों को पढ़ा सके। तो सामूहिक शिक्षण के लिए आवश्यक है कि जो पाठ्य पुस्तकों की भाषा है वो कैसी हो, सरल हो। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय के कक्षागत बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्या है विचारवादी सोच, ठीक, संज्ञानात्मक लचीलापन का न होना, सामाजिक सहिष्णुता में कमी, ये सभी समस्याएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा कि ये सभी समस्याएं जो हैं वो कक्षागत बहुभाषावाद से उत्पन्न होने वाली समस्या है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, बालक सर्वप्रथम अपने भावों का अभिव्यक्ति करता है। तो कह रहा है कि बालक सर्वप्रथम अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो कब करता है, समाज में, परिवार में, व्यक्ति के साथ, इन सभी में। तो जो बालक होता है वो सर्वप्रथम अपने भावों का अभिव्यक्ति कहाँ करता है, तो बालक है, छोटा है, तो अपने परिवार में ही करेगा, ये तो स्वेर है, तो वो कहाँ करेगा, परिवार में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के मातृभाषा का अर्थ है। तो आपको बताना है कि व्यक्तियों की मातृभाषा का अर्थ है, तो व्यक्तियों की मातृभाषा का अर्थ है समान बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा। ठीक है, समान बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा का अर्थ है, व्यक्तियों का मातृभाषा का अर्थ है समान बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के प्रौद्योगिकीकरण और व्यवसायीकरण से तात्पर्य है। आपको बताना है कि शिक्षा के प्रौद्योगिकीकरण और व्यवसायीकरण से तात्पर्य है, तो उससे क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो वो है आपका, तो इसका ये सही होगा, शिक्षा के व्यवसाय में उन्नति और रोजगार परक बनाना। ठीक है, ये हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आयोग ने तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को सिफारिश की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो हंटर आयोग ने। किसने की थी, हंटर आयोग ने। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1952 में आयोग ने किस प्रकार शिक्षा का अपना मतलब प्रस्तुत किया था, वो अपना शिक्षा का जो 1952 में किस प्रकार शिक्षा का अपना प्रसार प्रस्तुत किया था, तो वो किया था तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा। किस रूप में किया था, तो प्रस्तुत किया था, तो तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति को जीवन के लिए संचार करती है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो हमारा यह है कठोरी आयोग के अनुसार। याद रखिएगा, कठोरी आयोग के अनुसार यह बात कही गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी का संबंध गरीबी का जो संबंध है वह किससे है, तो आपको बताना है व्यक्ति के निम्न आय से। ये गलत है। ठीक है, यह एक बहुआयामी समस्या है। बात सही है, जो गरीबी का संबंध है यह एक बहुआयामी समस्या है। व्यक्ति के उच्चतम आय से, ये भी गलत होगा। इनमें से सभी से, तो ये हमारे सारे ऑप्शन गलत होंगे, जिसमें से हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि यह एक बहुआयामी समस्या है। जो गरीबी है वो एक क्या है, बहुआयामी समस्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव है निम्न रूप में। तो आपको बताना है कि जो गरीबी का है शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है वो निम्न में से किसके रूपों से पड़ा है, तो ज्ञान और कौशलों का विकास, इससे नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी नहीं, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, ये भी नहीं। अर्थात जो हमारे सभी हैं ऑप्शन, सभी, इन सभी से हमारा गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव निम्न रूपों में पड़ा है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, गरीबी की शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले। ठीक है, कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी प्रभावित करती है, जो गरीबी है वो किसको प्रभावित करती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और वो कुछ बनना चाहता है और उसमें आईआईटी अगर मान लीजिए करना चाहता है, उसके आईआईटी के लिए कितने पैसे चाहिए, तो मान लीजिए अगर कोई गरीब अमीर बच्चा रहेगा तो उसके पिताजी क्या करेंगे, एडमिशन करा देंगे, चलो ठीक है, वो कहेगा कि मुझे आईआईटी करना है तो उनका एडमिशन करा देंगे। अभी वहीं पर कहीं गरीब का बच्चा है जो एक दिन कमाता है तो उसी से खाता है, अगर वह एक दिन ना कमाए तो वह नहीं खा पाएगा। तो सोचिए अगर वह एक दिन नहीं कमाएगा तो वह खा नहीं पाएगा, तो वो कैसे अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ाएगा। तो यही जो है गरीबी प्रभावित करती है। तो आप समझ सकते होंगे कि जो गरीबी प्रभावित करती है तो किसको प्रभावित करती है, उस बच्चे के आकांक्षाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, वो जो सोचता है वो बच्चा कर नहीं पाता है और दूसरी लाइन में चला जाता है, कोई हल्की फुल्की जॉब वगैरह ढूंढने लगता है। तो ये जो गरीबी प्रभावित करती है तो किस पे प्रभावित करती है, अब तो आपको पूरी बात समझ में आई गई होंगी, उसकी आकांक्षाओं पर, उसके सपनों पर, उसकी जो आकांक्षा है उसको प्रभावित करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभा पलायन है। प्रतिभा जो है वह पलायन है। तो पलायन है इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपनी योग्यता का अपने परिस्थितियों में प्रयोग न कर दूसरे के साथ प्रयोग करना। जो प्रतिभा का पलायन है, अपनी योग्यता का अपने परिस्थितियों में प्रयोग न कर दूसरे के साथ प्रयोग करना, यही क्या है हमारा प्रतिभा का पलायन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण है। प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण क्या है, तो वेतन पैकेज सहित सभी। ठीक है, वेतन पैकेज सहित
सभी जो है वह प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रतिभा पलायन रोकने का प्रयास है। भारत में प्रतिभा पलायन रोकने का प्रयास है स्टार्टअप प्रोग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभा पलायन रोकने हेतु श्रावों में किए जाने वाला प्रयास है। तो जो प्रतिभा पलायन रोकने हेतु श्रावों में किए जाने वाला प्रयास है वो क्या है दोस्तों? ये सभी मतलब एग्री फार्म, फिश फार्मिंग, डेयरी, तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्रतिभा पलायन रोकने हेतु श्रावों में किए जाने वाले प्रयास हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ दोस्तों? तो 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में निजीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पुस्तक के लेखक हैं। तो द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, पीटर एफ ड्रेवर जी हैं, जो हमारे द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में भारत निजीकरण का उदाहरण है। जो प्राचीन काल में भारत में निजीकरण का उदाहरण है वो क्या है? गुरुकुल और आचरण की शिक्षा। यही हमारे क्या है? प्राचीन काल में भारत के निजीकरण का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में शिक्षा के निजीकरण से तात्पर्य है। तो आधुनिक भारत में शिक्षा के निजीकरण से तात्पर्य है ऐसे संस्था की व्यवस्था जहाँ निजी व्यक्तियों का प्रभुत्व हो। ठीक है, तो जो आधुनिक भारत में शिक्षा का निजीकरण से तात्पर्य है कि ऐसे संस्था की व्यवस्था जहाँ निजी व्यक्तियों का प्रभुत्व, ठीक है, हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, निजी शिक्षण संस्थाओं के मुख्य समस्याएं हैं। तो निजी शिक्षण संस्थाओं के जो मुख्य समस्या है वो क्या है? निजी संस्थाओं की व्यवस्था सहित ये सभी, अर्थात शिक्षा का निजीकरण, उच्च शुल्क व्यवस्था, धर्म की प्रति आस्था, ये सभी हमारे क्या है? उसकी समस्याएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो शिक्षा के निजीकरण की समस्या के समाधान हेतु सुझाव है। तो जो उसके निजीकरण समस्या से समाधान की सुझाव हैं, तो ये सभी हमारे समाधान के सुझाव हैं, जैसे शिक्षकों की योग्यता की जांच, प्रबंध तंत्र की सकारात्मक छवि, गरीबी और सभी वर्गों के छात्रों का प्रवेश, ये सभी, अर्थात ये जो शिक्षा का निजीकरण समस्या का समाधान है ये सारे सही होंगे, क्योंकि उसमें गरीबी और सभी वर्गों के छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए, प्रबंध तंत्र की सकारात्मक छवि होनी चाहिए, नकारात्मक छवि नहीं होना चाहिए, शिक्षकों की योग्यता की जाँच होनी चाहिए कि अगर शिक्षक इस योग्य है तभी रहना चाहिए, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट प्रभावित करती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट प्रभावित क्या करती है? तो आपको तो पता ही होगा, तो आप ऑप्शन पढ़िए पहले क्या कह रहा है, व्यक्ति के सुख, स्वास्थ्य एवं संपत्ति। बात सही है, जो व्यक्ति का सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति होता है, इन सब पे इफेक्ट डालती है जनसंख्या। राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति पर इस पर भी क्या करती है? वो इफेक्ट डालती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति इस पर भी डालती है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, यानी कि शिक्षा इन सारे ऑप्शनों पर जो है दिए गए हैं, इन सारे बातों पर क्या है? वो विस्फोट करती है, प्रभावित करती है इन बातों पे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण हैं। तो बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो बेरोजगारी की प्रमुख समस्या के कारण उद्योग धंधों की अवनति सहित ये सभी कारण हैं। अर्थात इसमें आपको बताना है कि जो जनसंख्या की मतलब बेरोजगारी की समस्या है वो उसमें मुख्य कारण क्या है? तो एक तो यही है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, उसके बाद अधूरी शिक्षा ये भी है, और उसके बाद शिक्षा में व्यावहारिकता की कमी, और उसके बाद CRD। यानी आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको वैसे ही मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमको ऑप्शन में करना है। तो इसमें कह रहा है बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण है, तो बेरोजगारी का समस्या का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तो क्या होगी? बेरोजगारी आएगी। अधूरी शिक्षा प्रणाली, अधूरे लोग मतलब अनपढ़ लोग रहेंगे तो बेरोजगारी आएगी ही आएगी। शिक्षा की व्यवहारिकता की कमी, ठीक है, शिक्षा की व्यवहारिकता की भी कमी होती जा रही है। उद्योग धंधों के अनुमति सहित ये सभी कारण है, अर्थात उद्योग धंधे सारे उसमें जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी आएगी ही। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का कारण उत्पन्न समस्या है। जो जनसंख्या वृद्धि का कारण ये जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसका क्या कारण है कि यह वृद्धि हो रही है? तो आपको बताना है ऑप्शन को पढ़ करके। शिक्षा के साधनों में कमी, ठीक है, शिक्षा के नियमों में बदलाव, शिक्षा का विकास, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो शिक्षा के साधनों में कमी है यही है, क्योंकि अगर सारे लोग शिक्षित होते तो शायद जनसंख्या नहीं बढ़ती। जब आदमी एजुकेटेड ही नहीं रहेगा, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वह जनसंख्या पर नियंत्रण करेगा। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो वह उसे कुछ पता ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या समस्या होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, इसे कुछ पता ही नहीं होता है। तो मेन कारण है शिक्षा। अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को क्या करना है? हर व्यक्ति को एजुकेटेड करना होगा। तो अगर हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वह क्या होगा? अपना
वो अगर शिक्षित होगा तो वो जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता की कमी का प्रमुख कारण है। तो शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता की प्रमुख कारण है तो वह है शिक्षा व्यवस्था का रोजगार परक नहीं होना। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था का रोजगार परक नहीं होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है ये सभी, अर्थात शिक्षा का रोजगार परक और अनुकूलित बनाकर। ठीक है, शिक्षा मतलब एजुकेटेड होकर, व्यवसायिक शिक्षा का महत्व प्रदान कर, इसको भी नए उद्योग की स्थापना, यानी कोई नया उद्योग शुरू किया जाए, उससे हमारी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी हमारे जो हैं वो क्या है, शिक्षा के समस्या को समाधान कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर देंगे। ऑप्शन, आप पूरे ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता है। तो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता है क्या है, एक ही वस्तु हेतु दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया गया प्रयास, यही प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है। तो आपको बताना है कि प्रतियोगिता जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है, व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा जो है वो उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है दोस्तों, द्वेष एवं ईर्ष्या के भाव। ठीक है, समाज में विघटन, केवल ख, इनमें सभी, अर्थात इनमें जो सभी हैं वो क्या है, प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अथवा समूहों के मध्य प्रस्तुत समान लोकप्रियता, शक्तियाँ या प्रभाव के बजाय अधिक प्राप्त करने के लिए होने वाले दौड़ है। यह कथन किसका है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो आकोलकर महोदय आकोलकर महोदय जी का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा दो या अधिक व्यक्तियों का समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा कितनी दी है दोस्तों, तो ग्रीन ने दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं क्या है दोस्तों। तो प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं हैं ये सभी, अर्थात यह दो या अधिक समूहों के मध्य होने वाली होड़ है। बात सही है, जो प्रतिस्पर्धा होती है दो व्यक्तियों के मध्य होती है, इसमें तीसरा पक्ष निश्चित होता है, ये भी बात सही है। यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं का एक स्वरूप है, ये भी सही है। तो अर्थात हमारे जो डी ऑप्शन है वो सही होंगे, ये सभी हमारे क्या है, प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा की प्रमुख समस्या है। तो जो प्रतिस्पर्धा की प्रमुख समस्या है वो क्या है, ये सभी, अर्थात संसाधन में कमी, ज्ञान की कमी, समाज की आवश्यकता, ये हमारे सारे क्या है, प्रतिस्पर्धा की प्रमुख समस्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आक्रामकता शब्द उत्पन्न हुई। तो आक्रामकता शब्द उत्पन्न हुई अग्रेसिव से हमारा आक्रामकता शब्द उत्पन्न हुई, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्रेसिव शब्द का संबंध है। तो अग्रेसिव शब्द का संबंध कहाँ से है, लैटिन भाषा से, याद रखिएगा, लैटिन भाषा से अग्रेसिव शब्द का संबंध है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, आक्रामकता शब्द दर्शाता है। तो आक्रामकता शब्द क्या दर्शाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वस्तु के बलपूर्वक प्राप्त करना। आक्रामक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है किसी चीज़ को लेकर आक्रामक हो जाता है, अर्थात नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, बल खर्च हो या पैसा खर्च हो, मुझे चाहिए। तो वही वस्तु को बलपूर्वक प्राप्त करना ही क्या है, आक्रामकता शब्द को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, आक्रामकता होती है। आक्रामकता क्या होती है दोस्तों, प्रभावशाली, भावनात्मक, दोनों प्रकार को। जैसे हमने बताया कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, आक्रामक लग जाती है, तो नहीं मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। ठीक है, तो वही आक्रामकता क्या होती है, प्रभावशाली, भावनात्मक, दोनों प्रकार की होती है आक्रामकता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रभावशाली आक्रामकता में व्यक्ति, जो प्रभावशाली आक्रामकता में व्यक्ति क्या करता है, तो क्या करता है दोस्तों, प्रभावशाली दिखाने के लिए दूसरों के आदेश पर पहुंचने के लिए तैयार रहता है, अर्थात अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के आदेश पर क्या करता है, पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भावनात्मक आक्रामकता उत्पन्न होती है। तो भावनात्मक आक्रामकता उत्पन्न होती है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से। ठीक है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से आक्रामकता उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट और बेयरा ने आक्रामकता को बताया। तो अल्बर्ट और बेयरा ने आक्रामकता को बताया, यह मानव आक्रामकता का सीखा आचरण है। क्या है, यह मानव आक्रामकता का सीखा आचरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आक्रामकता उस परिस्थितियों में उसी प्रजाति के जानवरों से संतुलित वितरण का कार्य करती है। यह जीवन मृत्यु को मजबूती प्रदान कर उसे सुधारती है और नवजात एवं युवा समस्या के प्रति जीवन की संभावना बढ़ाती है। यह विचार है। तो यह विचार किसके है दोस्तों, लॉरेंस का है, याद रखिएगा, लॉरेंस का यह विचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कठोरी आयोग ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित करने पर बल दिया। तो कठोरी आयोग ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित करने पर बल दिया, तो ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा पर भी, ठीक है, ज्ञान कौशल के विधि प्रविधिकी कार्य पर भी, तकनीकी के ज्ञान पर बल दिया। ये सभी हमारे ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा से लाभ है। तो व्यावसायिक शिक्षा से क्या लाभ है, तो ये सभी हमारे व्यावसायिक शिक्षा से लाभ है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में तकनीकी एवं व्यवसायीकरण की प्रमुख समस्या है। तो शिक्षा में तकनीकी एवं व्यवसायीकरण की प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या का है, विकल्प क और ख दोनों, अर्थात आर्थिक समस्या, स्वयं की प्रति समानता और योग्यता कमाने की आदत का विकास। ये दोनों हमारे क्या है, शिक्षा के तकनीकी व्यवसायीकरण प्रमुख समस्याएं हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायिक एवं तकनीकी संबंधी समस्या का समाधान प्रमुख है। ये सभी, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन में ये सभी का ऑप्शन आ रहा है यह सही हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में ये सभी वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सभी आप मार कर चले आइए, 100% आपका वो क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी वाले, उस क्वेश्चन में वही ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये सभी वाला ऑप्शन आप बिंदास मार कर आइएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, NSQF का पूरा नाम है, तो आपको बताना है कि NSF का QF का पूरा नाम है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क क्या बताता है? तो एकीकृत शिक्षा और दक्षता, ठीक है, याद रखिएगा, एकीकृत शिक्षा और दक्षता बताता है। NSQF के क्षेत्र में आने वाली समस्या है, तो आने वाली समस्या उसमें क्या है? क्षेत्रवादिता और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा दोनों है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, NSQF का उद्देश्य है, तो NSQF का उद्देश्य क्या है? ये सभी देखिए, ये भी, इसमें भी ये सभी सही है। तो जो सारे क्वेश्चन में ये सभी वाला ऑप्शन आ रहा है, वो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? सही है। आप बिंदास मार कर आइएगा, आपका 100% वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये सभी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NSQF के कार्य में सम्मिलित है, ये सभी हमारे क्या हैं? उस कार्य में सम्मिलित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षण से तात्पर्य है, तो ऑनलाइन शिक्षण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑनलाइन शिक्षण से सभी छात्र एक साथ घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन कह रहा है सभी छात्र एक साथ घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करना ही क्या है? ऑनलाइन शिक्षण का तात्पर्य है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के प्रकार के आधार पर शिक्षा को बांटा गया है, प्रमुख मतलब शिक्षा को बांटा गया है, तो है सिकोनस और असिकोनस, दो रूप में बांटा गया है, ठीक है, सिकोनस और असिकोनस। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकोनस शिक्षा का अर्थ है, तो सिकोनस शिक्षा का अर्थ क्या है? एक ही समय में विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों में एक दूसरे के शैक्षिक संवाद करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रियल टाइम लर्निंग कहते हैं, तो रियल टाइम लर्निंग कहते हैं सिक्रोनस को, किसको कहते हैं? सिक्रोनस को रियल टाइम लर्निंग कहते हैं। अनसिक्रोनस व्यवस्था का तात्पर्य है, तो अनसिक्रोनस व्यवस्था का तात्पर्य है इनमें पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पूर्व से ही उपलब्ध होती है, यही हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनसिक्रोनस का उदाहरण है, तो अनसिक्रोनस का उदाहरण है क्या दोस्तों? वेब पर आधारित अध्ययन है। अनसिक्रोनस का जो उदाहरण है वो किस पे आधारित है? वेब पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षण की समस्या है, ऑनलाइन शिक्षण की जो समस्या है वो किस पे है? तो तकनीकी ज्ञान के युक्त शिक्षक की समस्या, ठीक है, तकनीकी आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है, तकनीकी संसाधन एवं भाषा, ये सभी, तो ये सभी हमारे क्या है? ऑनलाइन शिक्षण की समस्या है, ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश के ऑनलाइन शिक्षण की समस्या चुनौतियाँ हैं, तो हमारे देश के ऑनलाइन शिक्षण समस्या की चुनौतियाँ क्या हैं? तो वो हैं डेमोक्रेटाइजेशन सहित उपरोक्त सभी, अर्थात ये हमारे जितने ऑप्शन दिए हैं ये सारे हमारे क्या हैं? ऑनलाइन शिक्षण के समय चुनौतियाँ हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शिक्षण के लिए गुणवत्ता और तंत्र गुणवत्ता बेचारमक स्थापित करना, तकनीकी का समय पर फेल हो जाना, ठीक है, ये सारी समस्याएं, ये सारी चुनौतियाँ क्या ऑनलाइन शिक्षण की समय चुनौतियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा एवं प्रशिक्षण में तकनीकी के प्रयोग हेतु उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु प्रयास है, तो क्या है? लोकप्रिय विषयों का ऑनलाइन शिक्षण हेतु उचित नीतियाँ बनाना, यही क्या है? प्रयास है, यही प्रयास क्या है? लोकप्रिय विषयों के ऑनलाइन शिक्षण हेतु उचित नीतियाँ बनाना, ये क्या है? ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रयोग हेतु उत्पन्न समस्या का समाधान हेतु प्रयास है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षण अभ्यास की कमी का प्रमुख कारण है, तो शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण अभ्यास की कमी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो वो है ये सभी, अर्थात शिक्षण अभ्यास का व्यवहारिक न होना, ठीक है, शिक्षण अभ्यास का उपयुक्त न होना, ठीक है, शिक्षण अभ्यास का अत्यंत जटिल होना, ये सारे जो हैं वो क्या हैं? वो शिक्षण अभ्यास की कमी का प्रमुख कारण है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली की क्या समस्याएं हैं? जो प्राथमिक स्तर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शिक्षा की प्रणाली पर क्या समस्या है? तो वो है रटने पर बल, अर्थात रटवा देते हैं, रटने पर हम लोग बल देते हैं। अगर उस बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसको बार बार एक ही बात बार कहेंगे तो वह रटते रटते उसको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो ये जो प्राथमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है रटने पर बल। अगर उस बच्चे को वही चीज़ किसी डायग्राम के थ्रू या किसी फिगर के थ्रू बताया जाएगा तो उस बच्चे के ध्यान में रहेगा, ठीक है, तो वो समझिए वो समझ गया, वो उस क्वेश्चन के बारे में वो समझा। बट अगर हम उसे ज़बरदस्ती उस चीज़ को रटवाएं और उसको ज़बरदस्ती कहें ये रट लो, तो यही क्या है? सबसे बड़ी
प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिक स्तर परीक्षा प्रणाली की कि वह रटने पर बल दिया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण के जीवन में संबंधित न करना समस्या है। ये सभी हमारी समस्याएं क्या हैं? संबंधित न करना ये समस्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के अन्य समस्याओं में सम्मिलित है। तो प्राथमिक शिक्षा में अन्य सम्मिलित है वह है उत्तरदायित्व की समस्या, शिक्षा संस्था में होने वाली शोषण की समस्या, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के प्रभाव, ये भी है। उपयुक्त सभी अर्थात हमारा डी हमारा सही होगा कि उपयुक्त सभी हमारी समस्याएं सम्मिलित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या है। तो शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? मानवता की अवहेलना। क्या है? मानवता की अवहेलना। शिक्षण के सामग्री से तात्पर्य है। तो शिक्षण के सामग्री से तात्पर्य है वह सामग्री जो शिक्षण कौशल और आकर्षक हृदयग्राही बनाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सहायक है। तो आपको बताना है कि जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सहायक है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी वह साधन जिसके माध्यम से शिक्षक विभिन्न तथ्य अवधारणाओं को ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो वो क्या है? शिक्षा के साधन। शिक्षा के साधन से क्या करता है? वह शिक्षक विभिन्न तथ्यों अवधारणाओं को ज्ञान को छात्र के समक्ष क्या करता है? अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम की विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो शिक्षण अधिगम की विशेषताएं सम्मिलित हैं ये सभी से, अर्थात छात्रों को ध्यान शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करना, शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने का सहायक, छात्र में मानसिक रूप से तैयार करना। ये सारे जो ऑप्शन है सही होंगे, तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। तो शिक्षण अधिगम के सामग्री के प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एवं ग्रामोफोन है। तो रेडियो एवं ग्रामोफोन क्या है दोस्तों? श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो रेडियो और ग्रामोफोन होता है वो श्रव्य मतलब सुनने में सहायक करने वाली सामग्री होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दृश्य सहायक सामग्री में प्रयुक्त संसाधन है। तो दृश्य मतलब होता है देखना, सहायक मतलब होता है सहायता। जो देखने में सहायता सामग्री करती है वह साधन है शिक्षा में ये सभी, अर्थात फनल बोर्ड, स्लाइड, श्यामपट्ट। तो ये हमारे तीनों क्या हैं? दृश्य सहायक सामग्री में प्रयुक्त संसाधन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चलचित्र उदाहरण। तो चलचित्र उदाहरण है श्रव्य दृश्य सामग्री का। ठीक है, वो चलचित्र जो होता है यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह समझिए, वीडियो के थ्रू मान लीजिए हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसमें दोनों काम हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? चलचित्र उदाहरण। ठीक है, यानी कि चलता भी रहे, उदाहरण भी देता रहे, सुनता भी रहे, वो देखता भी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर सहायक सामग्री को बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर सहायक सामग्री को बांटा गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में तो शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो ये सभी हमारे सही होंगे, जैसे खिलौने, भित्ति चित्र, टेलीविज़न। तो यानी कि जो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण का अधिगम है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको किसके थ्रू पढ़ाना चाहिए? जैसे मान लीजिए खिलौनों के बीच में अगर उसको पढ़ाया जाए तो ज़्यादा वह क्या करेगा? फोकस करेगा उस चीज़ पे। ठीक है, और भिन्न भिन्न चित्र के अनुसार किसी फिगर के माध्यम से बताया जाए कि ये क्या है, ये फिगर देखो, ये फिगर इस चीज़ का है। तो ऐसे टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है, किसी वीडियो के थ्रू, टेलीविज़न बोले तो वीडियो के थ्रू, अगर इन सब चीज़ों से उन प्राथमिक कक्षा में तो शिक्षण का अधिगम सामग्री हैं, यही सारे उनके क्या हैं? सामग्री। तो ये सभी हमारे सही होंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांप सीढ़ी खेल द्वारा बालक को ज्ञान कराया जाता है। तो सांप सीढ़ी खेल द्वारा बालक को क्या ज्ञान कराया जाता है? संख्यात्मक ज्ञान। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि सांप सीढ़ी खेल द्वारा बालक को ज्ञान कराया जाता है तो संख्यात्मक ज्ञान। तो आज का इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवारत शिक्षा को प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होता है उच्च शिक्षा आयोग पर। ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग पर दायित्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एजुकेशन कोर्स कोड 105 जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एजुकेशन कोर्स कोड 105 जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।